चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद ये डायग्राम आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करिए और इस डायग्राम को हमने क्यों बनाया है पहले ये समझिए। रेडियस होती है इसकी ऑक्टाहेड्रल वाइड। आपने पहले स्टडी किया था ऑक्टाहेड्रल वाइड क्या होती है। जब एक कंपोनेंट को अपने सराउंडिंग स्पेस में कितने कंपोनेंट सराउंड करके रखें, 6। जब एक कंपोनेंट को 6 कंपोनेंट इसको सराउंड करके रखे तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होती है, रेडियस। ये पूरा 6 कंपोनेंट सेंटर में ये और इनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है इसको हम बोलते हैं वाइड। और ये कौन सी वाइड है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसको क्या बोलते थे हम, ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड की रेडियस, अब यहाँ ज्यादा बड़ा डायग्राम नहीं बना सकते लेकिन ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है उसको हम इमेजिन करते हैं कि वो स्फेरिकल इन शेप होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, आर। उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर से। और ये कंपोनेंट इसकी रेडियस होगी, ये भी आर होगी लेकिन ये कैपिटल आर। तो यहाँ पर हम अपना हेडिंग लिखेंगे और स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लिखिए साहब, रिलेशन बिटवीन radius of octahedral wide, relation between radius of octahedral wide to the radius of sphere. स्फीयर की रेडियस और ऑक्टाहेड्रल वाइड की रेडियस में हम रिलेशन शो करेंगे। अब यहाँ डायग्राम बना हुआ है। ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे आएगी, ऑक्टाहेड्रल वाइड आने का तरीका है कि जब 6 स्फीयर एक तो ये बीच में आने वाले बच्चे बड़ा डिस्टर्ब करते हैं यार, टाइम से आते नहीं फिर उनको।
आदित्य साहा, आवाज आ रही है? वेदांतिका, आवाज आ रही है? ठीक है। चलिए तेजी से लिखिए, लिखने की स्पीड तेज रखिए। राइट एंगल एबीसी में आपको यहां से ये एबीसी एंगल था, सारा डिटेल उसमें डिजाइन बना है। बीसी स्क्वायर इसके इक्वल होगा, बीसी हम सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें और ये सॉल्व करते करते यहां तक नोट कर लीजिए। और ये रेडियस रेशो किसका है? टेट्राहेड्रल बाइट के लिए आर, आर स्मॉल किसके लिए है? टेट्राहेड्रल बाइट की रेडियस है, एंड कैपिटल आर स्फीयर की रेडियस है जो उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो 0.225 उसका आंसर होगा और ये 0.414। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट किया होगा सबने। अगला हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशो। नेक्स्ट हेडिंग, रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। जिस अगले हेडिंग की हम स्टडी करेंगे उसका हेडिंग है रेडियस रेशो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। इन दोनों का रिलेशन शो करेंगे। यह एक कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम इनके रिलेशन को शो कर सकते हैं। तो पहले ये समझे रेडियस रेशो क्या है। रेडियस रेशो का मतलब होता है, अब कंपोनेंट कितने होते हैं? कंपोनेंट मतलब एटम भी हो सकता, आयन भी हो सकता और मॉलिक्यूल भी हो सकता, बट स्फेरिकल इन शेप होते हैं। दूसरी समस्या कि यहाँ केटायन भी होगा और एनायन भी होगा, क्योंकि जैसे आप NaCl का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो Na इसमें क्या पॉजिटिव क्लोरीन, नेगेटिव ZnS का पता करें तो Zn पॉजिटिव सल्फाइड नेगेटिव, मतलब दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से क्रिस्टल का फॉर्मेशन है। तो वहां पर रेडियस रेशो को कैलकुलेट करेंगे। तो रेडियस रेशो का फार्मूला क्या है? रेडियस रेशो RR इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन, रेडियस ऑफ एनायन अपॉन रेडियस ऑफ केटायन। इसको बदल के भी आप लिख सकते हो ऐसे सिंपली, R नेगेटिव अपॉन R पॉजिटिव। नेगेटिव आयन लार्जर साइज का होगा, इसका मतलब एनायन अपॉन केटायन, इनकी रेडियस का जो रेशो है उसी का नाम हम बोलते हैं रेडियस रेशो। अब रेडियस रेशो से जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर का कंपैरिजन करें, मींस उसका एक रिलेशन है कि अगर आपने रेडियस रेशो कैलकुलेट कर ली तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल जाएगा और उस मॉलिक्यूल या उस क्रिस्टल का टाइप पता चल जाता है, वो कौन से टाइप का है, AB टाइप का है, AB2 टाइप का है या AB3 टाइप का है। इस तरह कैसे पता करेंगे? और ये ध्यान रखिए, एनायन मैक्सिमम टाइम लार्जर साइज का होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का गेनर होता है वो साइज में लार्जर होता है और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो साइज में स्मॉलर होता है। चाहे दोनों में ऑर्बिट के नंबर सेम हो, फिर भी पॉजिटिव आयन स्मॉलर साइज में कन्वर्ट होता है।
तो ये वैल्यू क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, और ये कौन सी वैल्यू है, छोटी। तो मतलब आंसर तो क्या आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा ग्रेटर देन 1, क्योंकि पॉजिटिव आयन स्मॉलर साइज का होगा, तो आंसर बनेगा मोर देन 1। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसका मतलब इस फार्मूले में कुछ गड़बड़ है। तो फार्मूले में हम क्या बदले, फिर गड़बड़ को सही कैसे करें, तो रेडियस रेशो का फार्मूला बनेगा आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव। नेगेटिव लार्जर साइज का होगा और ऑलमोस्ट सेम पॉजिटिव आयन, या तो वो पॉजिटिव आयन हमेशा स्मॉलर होगा और नेगेटिव आयन लार्जर साइज का होगा। अब रेडियस रेशो लेस देन 1 आंसर आएगा। तो ये फार्मूला इसका सही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। रेडियस रेशो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की साइज पर डिपेंड है। तो यहां क्या लेंगे हम, रेडियस रेशो, और यहां क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिर उससे टाइप मिल जाएगा। तो देखते हैं, अगर रेडियस रेशो कितना है 0.155 के लेस या 0 से 0.155 के बीच में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ओनली 2। उसके सराउंडिंग स्पेस में एक एटम इधर और एक दूसरे साइड 2 रहे, मींस उसको 2 एटम सराउंड करके रख सकते हैं। अगर रेडियस रेशो कितनी है 0.155 टू 0.225 के इंटरमीडिएट है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 3। एक कंपोनेंट को 3 कंपोनेंट सराउंड करके रख सकते हैं। अगर रेडियस रेशो क्या है 0.225 0.414, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, जो जेडएनएस में था। जेडएनएस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 4। तो यहां अगर रेडियस रेशो किसके बीच में 0.225 टू 0.414 के, तो फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, 0.414 टू 0.732 के बीच में अगर रेडियस रेशो आती है, तो समझिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जो NaCl में था। ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 4, NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 6, तो रेडियस रेशो इसके बीच में आएगी NaCl। अब अगर लास्ट 0.732 से रेडियस रेशो 1.0 है, मतलब ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लगभग बराबर है ये दोनों। नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों इक्वल साइज के हैं, तो रेडियस रेशो क्या हो जाएगी 1। ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 8। नोट करिए इसको, ये रेडियस रेशो का फार्मूला है, और रेडियस रेशो से किसका रिलेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे मान लीजिए आपको ये पता करना है कि वो कौन से टाइप का है, तो ये किसका टाइप है, पढ़ा है आपने, कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम क्लोराइड में 88 होता था, पढ़ा तो है उसका एग्जांपल। यहाँ कौन का एग्जांपल लिख लोगे NaCl का, यहाँ किसका लिख लोगे ZnS का, और ये साइड में कैसा होगा लीनियर, और ये कैसा होगा ट्राइगोनल। इन सब की अपनी अपनी फिक्स ज्योमेट्री है। चार्ट बनाइए, रेडियस रेशो का रिलेशन कोऑर्डिनेशन नंबर से, नोट करिए, फिर आगे स्टडी करते हैं। इसके बाद बोर्ड पर से इसको नोट करिए। उसके बाद रेडियस रेशो के बाद आता है
चलिए नोट करिए भाई तेजी से, रिलेशन बिटवीन रेडियस रेशो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। रेडियस रेशो की डेफिनेशन लिख लीजिए। रेडियस रेशो इज डिफाइंड एज द radius ratio is defined as the radius of cation, radius of cation to the radius of anion। ये रेडियस रेशो की डेफिनेशन है, ये उसका फार्मूला बन जाएगा जो आपने डेफिनेशन दी है, और फिर ये चार्ट बना लीजिए। और याद रखिए ये सीधा सीधा रिलेशन है। हाँ, लेकिन जब न्यूमेरिकल मिलेगा तो आपको न्यूमेरिकल में वो क्या देगा, पॉजिटिव आयन की रेडियस देगा, नेगेटिव आयन की रेडियस देगा, और पूछेगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए या उसका फार्मूला बताइए। तो यहां से इस फार्मूले से पहले इसकी कैलकुलेशन होगी, इसके बीच में कहीं आंसर आएगा, और फिर इधर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर उसका टाइप निकलेगा। चलिए नोट करिए, नोट किया होगा आपने, रेडियस रेशो और कोऑर्डिनेशन नंबर का ये रिलेशन है। अब भाई इसके बाद अगले हेडिंग पर चलते हैं। अगले हेडिंग में आपको आता है डेंसिटी। अब डेंसिटी को कैलकुलेट करना हमको क्यूब की। तो क्यूब की डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करें, मतलब क्रिस्टल की डेंसिटी पता करना है। डेंसिटी का मतलब आप जानते हो, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का फार्मूला तो बना मास अपॉन, डेंसिटी कैलकुलेशन करना है तो मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला बनेगा। लेकिन डेंसिटी किसकी पता करना है, डेंसिटी क्रिस्टल की पता करना है। तो क्रिस्टल का वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्रिस्टल का मास पता होना चाहिए, तब उसकी डेंसिटी आएगी। अब मास कैसे पता करें, मास में ये पता होना चाहिए कि उसमें कंपोनेंट कितने हैं यूनिट सेल में, और फिर उनका मोलर मास कितना है, तब मास पता चलेगा। तो देखते हैं। तो डेंसिटी का फार्मूला बनेगा, हेडिंग है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। हेडिंग क्या है, किसकी स्टडी कर रहे हैं हम, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। डेंसिटी को हमने यहाँ डी से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पर है Zm अपॉन ए क्यूब इंटू Na पर अवोगैड्रो नंबर। अब यहाँ पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का मीनिंग क्या है, ए क्यूब, और ए क्यूब में कंपोनेंट कितने हैं, तो कंपोनेंट कितने होते हैं एक मोल में, अवोगैड्रो नंबर के 1 बार। इसका मतलब ये डेंसिटी का फार्मूला है। अब डेंसिटी के फार्मूले को आपको रन करना है, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको आवश्यक लगेगी। एक तो जेड, तो जेड क्या है, जेड है नंबर ऑफ कंपोनेंट। क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट। यूनिट सेल में कितने कंपोनेंट है, तो वहां पे कैसे बोलेगा वो, या तो स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक सेल है, तो आपको जेड की वैल्यू क्या होगी 1। बीसीसी स्ट्रक्चर है, तो जेड के नंबर क्या हो जाएंगे, यूनिट सेल में 2 होते हैं। और अगर एफसीसी स्ट्रक्चर है, फिर या वो बोल दे सीसीपी स्ट्रक्चर है, या बोल दे वो एससीपी स्ट्रक्चर है, तो इन चारों में यूनिट सेल में नंबर कितने होंगे 4। क्लियर, ये तीनों एक ही बात है। तो जेड की वैल्यू कैसे पता करेंगे, गिवन न्यूमेरिकल में उसके पैटर्न से। बीसीसी पैटर्न है तो जेड की वैल्यू 2, एससीसी है तो 1, और इन तीनों में से कोई एक थी तो यूनिट सेल में कंपोनेंट के नंबर होंगे 4, वो जेड के प्लेस पे रखना। मास, मोलर मास गिवन रहेगा न्यूमेरिकल में, ठीक है, जितना भी होगा वो देगा आपको, वो एम के प्लेस पे रखना। ए क्यूब गिवन ना होगी, आपको गिवन होगी एज लेंथ। ए का मतलब क्या है यहाँ, ए फॉर एज लेंथ, और एज लेंथ का मतलब क्या है, जैसे ये कंपोनेंट मान लो ये क्यूब है, तो ये कॉर्नर और इस कॉर्नर की डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, एज लेंथ। कॉर्नर टू कॉर्नर की डिस्टेंस क्यूबिक स्ट्रक्चर में वो
एज लेंथ के नाम से फेमस है, तो एज लेंथ आपको गिवन होगी, लेकिन वहां उसका क्यूब करना है, इसलिए न्यूमेरिकल बहुत टिपिकल बन जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। और उसके कारण अगर एग्जाम में आप घर से कुछ इसका होमवर्क करके गए हैं तो हो सकता है आप सॉल्व कर लें, वरना ए क्यूब को सॉल्व करना थोड़ा सा वहां एग्जाम हॉल में टफ रहेगा। तो प्रैक्टिस करोगे और कुछ उसका आंसर आपको याद रह गया तो भगवान आपकी सहायता करेगा और हो सकता है क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए। अब आते हैं ए क्यूब के बाद, ये एज लेंथ है, इसका क्यूब करना है, एन है अवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, z इक्वल टू zm अपॉन ए क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23। ये अवोगैड्रो नंबर पुटअप करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेशन और हार्ड हो जाए क्योंकि 10 की पावर 23, यहाँ 10 की पावर से ही क्वेश्चन, एक पावर लगी हो तो सॉल्व नहीं होता, यहाँ 10 की पावर 23 लगी है। चलिए ये अवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुटअप कर दी। अब क्या होगा कि अगर आपको एज लेंथ पिकोमीटर में गिवन है, जैसे आपको सवाल दिया उसने न्यूमेरिकल दिया कि एज कितनी है, एज लेंथ कितनी है 400 पिकोमीटर और उसका मास है मोलर मास 200 ग्राम। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया तो उसने मोलर मास कितना दे दिया 200 ग्राम और ए की वैल्यू एज लेंथ की वैल्यू क्या दे दी न्यूमेरिकल में 400 पिकोमीटर। और ऑप्शन दिए उसने ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए और चारों ऑप्शन में यूनिट क्या लगा दी, आंसर वो सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं आपसे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये पिकोमीटर में जो है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ फार्मूला बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, यही कर देते हैं, देखिए डी रहेगा पिकोमीटर, आपको एज लेंथ आपको पिकोमीटर में गिवन थी और आंसर उसने सेंटीमीटर में पूछा। तो पहले ये देखो कि सेंटीमीटर और पिकोमीटर का रिलेशन क्या है, तो यहां लिख देता 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पावर -10 सेंटीमीटर, ऐसा रिलेशन होता है। और दूसरा रिलेशन मीटर का भी लिख लीजिए, 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 पावर -12 मीटर, ऐसा रिलेशन होता है। मीटर में आंसर पूछे तो ये 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई होगा और अगर सेंटीमीटर में पूछे तो 10 की पावर -30 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या करें, अपन क्या करते हैं कि सेंटीमीटर को लेके चलते हैं, तो यहाँ कितने का मल्टीप्लिकेशन और कर दें 10 पावर -30, ये पूरा आंसर टोटल सेंटीमीटर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पिकोमीटर में रखना और जो सब टोटल आंसर आया उसको 10 पावर -30 से ये अपॉन में रहेगा, मींस इसका मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि आपको 1 पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है 10 पावर -10 सेंटीमीटर से, तो 10 पावर -10 का क्यूब होगा, तो 10 पावर -10 का क्यूब 10 पावर -30 बन जाएगा, जो अलग से लिख दिया ताकि इसकी कैलकुलेशन में जाओगे तो और ज्यादा टफ हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल है, उसने न्यूमेरिकल लिखिए जरा, हाथ पैर चला के एक न्यूमेरिकल आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एज लेंथ क्या है 400 पिकोमीटर, मोलर मास 200 ग्राम, क्लियर, और इसका पैटर्न है सीसीपी, कोई क्रिस्टल है जिसका पैटर्न सीसीपी है, एज लेंथ उसकी 400 पिकोमीटर और मोलर मास 200 ग्राम है। तो डेंसिटी आपको पता करना है, तो क्या करोगे, डेंसिटी इक्वल टू जेड सीसीपी 4 इनटू मोलर मास 200। अब ये ग्राम में है और ग्राम का रिलेशन सेंटीमीटर से होता तो इसको सेंटीमीटर में बदल लो, सेंटीमीटर में डेंसिटी आ जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा 400 का क्यूब, क्योंकि एज लेंथ 400 पिकोमीटर है। अब वो पिकोमीटर में आंसर पूछता है तो ये हटा दीजिए, फिर आपको दिमाग लगा के सेंटीमीटर में कन्वर्जन नहीं करना, उसने यहाँ ऑप्शन अगर पिकोमीटर में दिए हैं तो आपको 10 पावर -30 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, फार्मूले में नहीं है, ये तो आप
कन्वर्जन करते हो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर ये 400 पिकोमीटर है, आपको आंसर सेंटीमीटर में करना है तो ये आएगा। अब इसको लिख लीजिए, क्या लिखा, ए क्यूब लिख लिया इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23। सेंटीमीटर में आंसर पूछे तो 10 पावर -30 और मीटर में आंसर पूछे तो 10 की पावर -36। चलिए सेंटीमीटर में सॉल्व कर लें। ये आ गया सेंटीमीटर का आंसर। क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है, फिर 10 की पावर अलग निकाल लीजिए, इसको 4 का क्यूब कर लीजिए, 4 का क्यूब और इसकी जो पावर है 10 की वो अलग ले जाइए। तो 4 का क्यूब सिंपल है, 4 का क्यूब हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 का 64, ये कंप्लीट हो जाएगा। 10 की पावर अलग कर लीजिए और फिर ये 10 की पावर 23, 10 की पावर 30 और ये 800 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर बन जाएगा। तो इस तरह हम क्रिस्टल की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नोट करिए, सारी चीजें मैंने बोर्ड पर लिख रखी है, किसी भी चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कन्वर्जन है, ये Z की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, पैटर्न जो गिवन होगा उससे पता चलेगी, एज लेंथ क्या होती है और ये फार्मूला है। नोट करिए, तेजी से नोट करिए, जल्दी से। ये जो आने जाने वाले हैं ना, इनके कारण परेशानी होती है। इसका आंसर आ गया 20.75। वेदांत कदम बेटा कैलकुलेटर लेकर के बैठा है, इसलिए इतनी जल्दी आंसर आ गया। चलिए अच्छी बात है, आंसर आना चाहिए जो भी आया। तो यहाँ कंसेप्ट क्या है कि गिवन वैल्यू पिकोमीटर में रहे और आंसर सेंटीमीटर में हो तो मल्टीप्लिकेशन होगा, अदरवाइज नहीं। फिर पिकोमीटर है तो पिकोमीटर में आंसर लिख के आना, आपको किसी को तकलीफ नहीं देना है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन लिखिए। आप बोर्ड पर से सारी चीजें मिटा देता। अब आपको अपने दिमाग से इसको सॉल्व करना है, अगर है तो, ना है तो कोई बात नहीं, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है सिल्वर फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। सिल्वर फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर। सिल्वर कौन से स्ट्रक्चर में है, सीसीपी स्ट्रक्चर में। तो सीसीपी का आपको मतलब पता है, समझा दिया। सिल्वर फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, एज लेंथ 500 पिकोमीटर। एज लेंथ क्या है, सिल्वर का क्रिस्टल है, उसने सीसीपी स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है और उसकी एज लेंथ कितनी है, 500 पिकोमीटर। एंड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 120 ग्राम। ये उसका मोलर मास है 120 ग्राम। चलिए भाई, अब इससे ज्यादा कोई चीज मिलेगी भी नहीं आपको। आ जाइए बोर्ड पर। सीसीपी तो जेड की वैल्यू क्या रखोगे, 4, मोलर मास कितना है 120 ग्राम, ग्राम में वैल्यू है। अब ग्राम का रिलेशन सेंटीमीटर से होता, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 500 क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10 पावर 23 इंटू 10 पावर, क्या करें भाई, -30 सेंटीमीटर में ये कहानी कन्वर्ट हो गई। कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो
अगर उसने बोला कि नहीं मेरे को तो मीटर में आंसर चाहिए, तो मीटर का रिलेशन फिर ग्राम से नहीं होता, मीटर का रिलेशन किलोग्राम से होता। तो आपको इस वैल्यू को पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करें, बदलेगा 4 इंटू 120 इंटू 10⁻³ ये किस में बदल गया, ग्राम बदल गया किलोग्राम में। अब मीटर से उसका रिलेशन बन जाएगा। तो आप डाउन साइड क्या लिखोगे, 500 का क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। आप क्या करोगे, ये पिकोमीटर में था और आपको किस में बदलना है, मीटर में। तो 1 पिकोमीटर 10 पावर माइनस, तो 10 की पावर माइनस 36। ये सारी कहानी किलोग्राम मीटर में आ जाएगी, यहाँ से किलोग्राम में बदल लिया। तो दो तरीके से वो आंसर आपसे पूछ सकता है। नोट करिए तेजी से, उसके बाद अगली बात करते हैं। आप इसमें ग्राम सेंटीमीटर में भी आंसर ला सकते हो, किलोग्राम मीटर में भी आंसर आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो। चलिए भाई, नोट किया होगा, आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3। अरे पुराने टाइम में जेईई मेंस में एक क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, हालांकि 2-3 साल से इसके क्वेश्चन आए नहीं हैं, पर जो अभी बोर्ड पर 2 क्वेश्चन किए इस टाइप के जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। अगर स्टूडेंट का टीचर को पेपर बिगड़ाना है तो, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन टफ होगी। अभी हम राउंड अप करके ले रहे हैं इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स है, वरना जैसे ही उसने 400 के प्लेस पे 420 किया एज लेंथ को, कि आपको पसीने आ जाएंगे कि 420 का क्यूब कैसे सॉल्व करें। 400 का क्यूब तो आसान है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। PY KNO पिनेकोमेट्री। एक ये डिवाइस होता है जिसको बोलते हैं पिनेकोमेट्री। पिनेकोमेट्री डेंसिटी न्यूमेरिकल है ये, डेंसिटी इज, किसी क्रिस्टल के बारे में उसने बोला है कि किसी क्रिस्टल की पिनेकोमेट्री डेंसिटी इज, बोर्ड पर लिखूंगा उसकी वैल्यू 2. यहाँ लिखा है मैंने 2.165 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब, माइनस में पावर या अपॉन में मीटर क्यूब कर लो, एक ही बात है। तो पिनेकोमीटर कोई क्रिस्टल है, पिनेकोमेट्री डेंसिटी क्या है, पिनेकोमेट्रिक डिवाइस होगा, उससे उस क्रिस्टल की डेंसिटी को पता करा जो इतनी है 2.165 10⁻³ उसके बाद क्या किया, एक्सरे डेंसिटी, उसकी एक्सरे डेंसिटी पता की, तो वो कितनी आई 2.178 इंटू 10⁻³ यूनिट बाई एज इट इज। लिखिए एक्सरे डेंसिटी क्या है क्रिस्टल की 2.178 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब आपको पता करना है फ्रैक्शन, ये पता करना अनऑक्यूपाइड, फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड साइट इन NaCl का ये कंसेप्ट, NaCl के क्रिस्टल के बारे में उसने पूछा है आपसे। तो इसको सॉल्व करते समय आपको करना क्या पड़ेगा, सुनिए पहले।
पहले पता करना पड़ेगा मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है उसका फार्मूला लिख लीजिए, वेट अपॉन वॉल्यूम। ये फार्मूला बन जाएगा। NaCl यहां से हटा दीजिए, इसको फार्मूले में मत लिख लेना। लिखिए मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, W अपॉन वॉल्यूम। अब दोनों फार्मूले एक जैसे हैं। पहले कौन सी डेंसिटी थी आपको, पिनेकोमेट्रिक डेंसिटी। तो पहले पिनेकोमेट्रिक डेंसिटी से मोलर वॉल्यूम पता करिए। तो पहले उसने पता किया है, यहां लिखते हैं, मोलर वॉल्यूम का फार्मूला ये है, उसका वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, W, इसको तो W कंसीडर कर लिया, अपॉन पिनेकोमेट्रिक डेंसिटी क्या थी उसने, 2.165 इंटू 10 पावर 3। ये डेंसिटी आ गया। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ये मास को W कंसीडर कर लिया, ये वॉल्यूम रख दिया, बस ये डेंसिटी आ गई। कौन सी डेंसिटी है ये, पिनेकोमेट्रिक डेंसिटी आ गई। ठीक है, अब कौन सी डेंसिटी, ये पी डी, ये पिनेकोमेट्रिक डेंसिटी है। W कंसीडर करा, दोनों में W कंसीडर करेगा। आप किसकी डेंसिटी ले, एक्सरे डेंसिटी। तो एक्सरे डेंसिटी क्या हो जाएगी, W अपॉन 2.178 इंटू 10 पावर 3। दोनों को लिख लीजिए, दोनों को नोट करिए। सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन है इसका, ये जेईई मेंस में किसी ईयर में आया है। तो ये डेंसिटी पिनेकोमेट्रिक डेंसिटी आ गई और ये एक्सरे डेंसिटी आ गई। अब लिखिए वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, यहां बनाएंगे वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड। कितना वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड है, जो ज्यादा है माइनस प्लस कर लीजिए। तो ये 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 दोनों में है, W W दोनों में है, तो उसने ऐसा लिख दिया। मैं लिख देता, आपको समझ में आ जाएगा। W अपॉन 10 पावर 3 और कॉमन किया है 1 अपॉन 2.165 माइनस 1 अपॉन 2.178। इसकी जो पावर है बाहर ला दी। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो बहुत टफ है, इसलिए यहाँ आंसर लिखते हैं, सॉल्व करके देख लेना। 0.013 मैं लिख देता, आप कैलकुलेटर कर लेना। W इंटू 10 पावर माइनस 3, ये ऊपर गया तो माइनस में ले लिया उसने, और क्या कर दिया 2.165 इंटू 2.178, मतलब कुछ भी करके एलसीएम कैलकुलेट किया है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गया, एलसीएम लोगे तो, और ये जब सॉल्व करोगे तो 10 की पावर माइनस जो पावर 3 थी, ये इसको ऊपर -3 में कर दिया। अब आपको फ्रैक्शन पता करना, अनऑक्यूपाइड स्पेस पता नहीं करना। अनऑक्यूपाइड स्पेस तो ये आ गया, वॉल्यूम अनऑक्यूपाइड, दोनों क्रिस्टल डेंसिटी में से इसको माइनस किया तो अनऑक्यूपाइड स्पेस आया। आपको फ्रैक्शन का बोला उसने कि मेरे को फ्रैक्शन कैलकुलेट करके बताओ रेशो। तो क्या करोगे, इसको किससे डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय कौन सा फ्रैक्शन, W इंटू 10 पावर 3 अपॉन 2.165, इससे डिवाइड करेंगे। ये कौन सी डेंसिटी है, ये पिनेकोमीटर की डेंसिटी है, उससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। लेकिन इसको जब आप कैलकुलेशन करें कैलकुलेटर से तो ये आंसर आएगा। मैं लिख देता, आप कैलकुलेट कर लेना भाई, बोर्ड पे कैलकुलेट करना तो इतना आसान नहीं, और फिर आपके सामने शर्मा सर है। तो इस तरह ये किसी ईयर में जेईई मेंस में पूछा था, इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए भाई, क्योंकि एग्जाम में आंसर आएगा तो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं, इतना टाइम वहां नहीं होता कि आप कैलकुलेशन करो। आपको सीधा आंसर आता है तो बात करो, थोड़ा बहुत उसमें हाथ पैर चला सकते हैं आप। ये कौन है भाई, संस्कृति श्रुतिक, क्या करेगी पढ़ करके,
तो आ कहाँ से रही है? ये आने जाने वाले डिस्टर्ब कर देते हैं, बीच में वो उनको एडमिट करने जाओ उसमें वो पहले भी गड़बड़ हो गई थी। चलिए भाई, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, एक 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 खसकता जाता है। नोट करिए भाई बोर्ड पर से जल्दी, 2 मिनट के अंदर। लास्ट 2 और 3 ईयर से सॉलिड स्टेट से बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटर आयोनिक डिस्टेंस का आया एक बार रेडियस का आया, इसलिए 2-3 साल से इसमें से सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस साल भी सिंपल ही आएगा। कल लास्ट पेपर है जेईई मेंस का, देखते हैं क्या होता है। चलिए, नोट किया भाई सबने? हाँ ना बोलिए। बोर्ड पर से नोट किया धनेश कदम। धनेश कदम कहाँ है? चलिए भाई, नोट कर लिया मेरे हिसाब से सभी ने। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल डेंसिटी का न्यूमेरिकल टफ लेवल का ही आएगा, वैसे 2 या 3 साल से आया नहीं, ध्यान रखिए। और फिर भी जब भी आएगा तो टफ आएगा, उसकी कैलकुलेशन टफ होती है, उसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए उसकी प्रैक्टिस करिए। फार्मूला मैंने समझा दिया, 5 या 7 न्यूमेरिकल और आपको प्रैक्टिस का तरीका बताता, क्वेश्चन कहाँ से आता है। अगर डेंसिटी का आया तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से 5-6 डेंसिटी के क्वेश्चन दे रखे, उनको सॉल्व कर लीजिए, उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आएगा। बाहर से क्वेश्चन नहीं आता कॉम्पिटिटिव बुक से। अगर डेंसिटी का न्यूमेरिकल पूछा तो एनसीईआरटी की बुक का आएगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं मेटल ऑक्साइड की। कोई मेटल ऑक्साइड है, उसका फार्मूला आपको गिवन है, उसमें भी आपको फ्रैक्शन पता करना है। जैसे कोई क्रिस्टल है, ये Fe3O4 ऐसा कोई क्रिस्टल है, तो बताओ इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन कितनी है? 4, 8 गेन करेंगे, 3 ने मिलके दिया, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? 8/3। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 3 फेरस, 3 आयरन, 8 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। तो इसका मतलब इस कंपोनेंट के अंदर 2 टाइप का आयरन होता है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं। एक होता है FeO और दूसरा होता है Fe2O3। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली कैलकुलेट हो जाए। ये Fe3O4 का ये फार्मूला है। Fe हो गया 3, 2 इधर, 1 इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, 3 उधर, कंप्लीट है। ये मिलकर के Fe3O4 का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +2, और इसमें क्या हो गया? +3। होता है, ऐसा तो होता ही है ना, +2 +3 तो है। यहाँ कहाँ फ्रैक्शनल है, लेकिन जब यहाँ कैलकुलेट करते हो तो फ्रैक्शनल आता है। तो यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको वो एक क्वेश्चन देगा, पहले मैं उस क्वेश्चन को लिखता, फिर सॉल्व करके आपको समझा। इसमें क्वेश्चन आपको दिया कि M लिख दिया उसने, और ये कितना लिख दिया? 0.98। M लिखा 0.98, ऑक्सीजन को लिख दिया 1। ये किसी मेटल ऑक्साइड का फार्मूला है। M कौन है पता नहीं, क्लियर? और उसने बोला कि इसमें M 2 तरीके से, जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया, +2 में भी है M और +3 में भी है। तो M यहाँ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक M3+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाला M भी है और एक M+2 वाला भी है, ऐसा उसने बोला है।
m present in m+2 and m+3, the fraction metal exit m3। अब आपको पता करना है, यहां लिखूंगा क्या पता करना है, फ्रैक्शन मेटल m3+, इसके अंदर m3+ कितना है। तो क्या करोगे, पहले सारे क्वेश्चन को समझिए। मेटल ऑक्साइड का ये फार्मूला आपको दिया था, m 0.98, ऑक्सीजन है 1, और ये स्टिकियोमेट्रिक इसकी चेंज हो चुकी है। अरे 0.98 कोई होता है क्या मेटल? नहीं, लेकिन क्वेश्चन है उसमें मेटल को उसने बताया कि वो दो फॉर्म में, m3+ में भी और m2+ में भी, जैसा यहाँ आपको मैंने समझाया। और उसने बोला कि मेरे को फ्रैक्शन बताओ मेटल m3+ का, कि इसके अंदर कितना है, रेशो बताओ 100%। तो क्या करें, अब इसमें m3+, देखिए यहाँ कंसीडर करेंगे कुछ, यहाँ सॉल्व करूंगा। m3+ जो मेटल है उसको क्या कंसीडर करें कि वो x अमाउंट में, तो ये कितना हो गया x, तो ये कितना होगा उसमें, टोटल कितना है 0.98 माइनस x, ये दोनों का कंसीडरेशन आएगा। यहां से स्टार्ट क्या करेंगे, उसने बोला मेरे को मेटल m फ्रैक्शन बताओ मेटल m3+ का, कितना फ्रैक्शन परसेंटेज वाइज रेशो है 0.98 में, वो कितना है। तो हमने m3+ को क्या कंसीडर करा x, तो m2+ क्या हो जाएगा, m2+ कितना हो जाएगा 0.98 माइनस x, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करें, ऑक्सीडेशन स्टेट का आपने एक रूल पढ़ा था, यहां लिख देता हूं, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड इक्वल टू 0। ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल में लास्ट में आपने स्टडी किया था, फिर से याद दिला था। कोई भी कंपाउंड है तो उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का सम क्या होता है 0। जैसे एक एग्जांपल समझाता है, KMnO4 ये कंपाउंड है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसकी टोटल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा 0 सम। इसी के बेस पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते थे, जैसे पोटेशियम का 1 तो 1 लिख लिया, प्लस Mn का क्या कंसीडर करते थे x पता करना था, और ऑक्सीजन को क्या लिखते 4 into -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या लिख देते थे हम +7 ऐसे पता करते थे, इसमें भी ऐसे पता करेंगे। ये फार्मूला है, m 0.98 ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव आयन होता है, मींस वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ध्यान रखिए। अब इसमें फार्मूला बनाते हैं, 2 into 0.98 माइनस x। किसके बारे में बात की हमने, इसके बारे में बात की है, और इसके बारे में ये लिख दिया। 2 क्यों लिखा, अरे 0.98 माइनस x तो उसका परसेंटेज था उसके अंदर, ये 2 क्यों लिखा, अरे 2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ किया था। ऑक्सीजन नंबर में कितनी थी 4, -2 मतलब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये हो गया। ये किसकी बात है m2+ की, फिर कौन है उसमें ये m3+, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रखता है 3, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3, और वैल्यू कितनी है इसकी x, ऑक्सीजन के पास चले, प्लस ऑक्सीजन कितनी है 1 into -2 उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 2 0.98 माइनस x प्लस 3x इक्वल टू, ये माइनस होगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, इसका मल्टीप्लिकेशन हमको इसमें करना है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जब इसमें करोगे आप तो आंसर आएगा 1.96, और यहाँ पर क्या है उसने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है +x
-2 इक्वल टू 0, ऐसा भी आ सकता है। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें किया, ये आंसर आ जाएगा। कुल मिला करके जब आप x की वैल्यू पता करोगे तो क्या आ जाएगा, इतना। सॉल्व करके देख लेना इसको पूरे को। 2 0.98 का मल्टीप्लिकेशन करोगे 1.96, फिर यहाँ क्या आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें 2x आएगा, वो यहाँ लिखा है सब गायब कर दिया। 3x से आप चाहो तो लिख सकते हो, 2 का मल्टीप्लिकेशन -x में होगा, 2 फिर 3x प्लस है तो केवल एक x बचेगा। 3x से 2x जाएगा तो यहाँ बचेगा x, और ये -2 इक्वल टू 0। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे बदल के भी लिख सकते हैं, कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं। इधर क्या लिख दोगे, 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये इसमें से ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.04। ठीक है, ये इसका पूरा सॉल्यूशन। अब x कौन है, पहले ये देखो x है कौन, अरे x तो m3 प्लस है इसमें, इसका मतलब ये कितना है, m2 प्लस। तो आप क्या करोगे, 0.98 से इसको माइनस कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0.98 माइनस x है ना, तो x आ चुका है। अब x की वैल्यू आपसे नहीं पूछी, उसने पूछा फ्रैक्शन m3 प्लस, मतलब 0.98 में ये कितना है। तो फ्रैक्शन कैसे पता करोगे, यहाँ लिख देता हूं, फ्रैक्शन इक्वल टू 0.04 अपॉन 0.98 इंटू 100, तो आंसर आएगा 4.08। क्लियर, नोट करिए पूरी कहानी और समझ के लिखना जरा। नीट वाले इसको पूरे सॉल्व करना, याद रखना, क्वेश्चन 2-3 बार ये जेईई मेंस में और नीट में भी आ चुका है। चलिए भाई, नोट कर लिया सबने। इस तरह का क्वेश्चन पहले आ चुका है 1-2 बार, इसमें आपको ये फ्रैक्शन पता करना पड़ेगा, और ये टेक्निक है। दूसरी चीज, यहाँ वैल्यू बदल सकता है, उससे टेंशन मत लीजिए, वहां 0.96 भी आ जाएगा एग्जाम में, वो निखिल को लिख देगा इधर, जैसे एक आप सॉल्व करके बताइए मेरे को।
सब मिटा देता हूँ बोर्ड पर से। कंसेप्ट यही है, आपको फ्रैक्शन पता करना है। ये लिखा उसमें Ni 0.96 और ऑक्सीजन Y। अब उसने बोला निकिल इसमें दो डिजाइन में, एक Ni 3+ में है और दूसरा निकिल Ni 2+ में है। तो उसको आपको Ni 3+ का फ्रैक्शन बताना, फ्रैक्शन ऑफ Ni 3 पॉजिटिव। करिए सॉल्व, क्या करते हो देखें, आ जाए कभी आंसर। तो जैसे जिस पैटर्न से ये सॉल्व किया उसी पैटर्न से करिए। फार्मूला बदल दिया मैंने, 0.02 कम कर दिया, और Ni डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव दोनों में आपको ट्राई पॉजिटिव का फ्रैक्शन पता करना। इसी पैटर्न को रिपीट करिए, आंसर बताइए। चलिए भाई, अवनीत दान आंसर बोल। 8.33 आ गया। ये किसका आंसर आया? वैष्णवी का। 8.33%। फालतू बकवास करती, उल्टा सीधा आंसर बताती है। चलिए, Ni3+ को क्या कंसीडर करें? X। तो इसको क्या कंसीडर करना पड़ेगा? 96 माइनस X। बनाओ, तो यहाँ 0.96 माइनस X, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है। फिर आएगा प्लस 3X और फिर इक्वल टू कर दो 2। डायरेक्ट उधर ले जाओ, -2 कर दो इधर लिखने के बजाय। स्टेप को कम करना सीखो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो। 0.96 0.98 का 1.96 उठा, ये कितना हो जाएगा? 1.92 माइनस 2X प्लस 3X इक्वल टू 2। ये गया 1.92 प्लस X इक्वल टू 2। तो X इक्वल टू 0.08 ऐसा बन जाएगा। अब फ्रैक्शन पता करना है तो 0.96 इसके अपॉन में आएगा ना। यहां करिए फ्रैक्शन पता, ये 0. और यहाँ क्या हो जाएगा? ये। तो यहाँ कुछ आंसर और बनेगा। क्या बोल रही है? 8. वो तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा, फ्रैक्शन में आया वो तो उसका पता है। अवनीत दान आंसर बोल के आया, कितना % आया फ्रैक्शन? वेदांत को भी 8.33 आया। अच्छा ठीक है, वहां फ्रैक्शन में जाओगे तो आएगा। ठीक है, श्रेया मोटे। चल भाई, कैलकुलेशन करके वही आ जाए तो वही लिखो फिर। चलिए भाई, आज की कहानी यही खत्म करेंगे। अब कल अपनी मुलाकात करेंगे नए चैप्टर के साथ। अब न्यूमेरिकल इसमें खत्म हो गए, कल थ्योरेटिकल पोर्शन हो रहे हैं। उसके बाद फिर इसकी 1-2 डीपीपी सॉल्व करेंगे। अभी 2-3 चीजें और हैं इसमें, उनको कल से स्टार्ट करेंगे। अब कल बढ़ेंगे, पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है,
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी में आपको आएगा मैग्नेटिक नेचर, और कंडक्टेंस भाई जितना इसमें है सॉलिड स्टेट का, आधा फिजिक्स में है आधा केमिस्ट्री में, जितना केमिस्ट्री में उतना मैं पढ़ा दूंगा, जितना फिजिक्स में वो फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, आज की कहानी यही खत्म करते हैं क्योंकि अब नया कोई हेडिंग नहीं है।